Now we will study Unit 2 and the first concept is aggregate demand and related concepts. Firstly, we should know what is aggregate demand. Let's study this with an example. सपोज इकोनॉमी में एग्जिस्टिंग इनकम लेवल है 2000 करोड़। इस इनकम लेवल पर जो इकोनॉमी में रहने वाले हाउस होल्ड्स और फर्म्स डिमांड करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उस वैल्यू को ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड वो वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स और फर्म्स डिमांड करते हैं एग्जिस्टिंग इनकम लेवल पर। इस वैल्यू को हम क्या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि ये वो खर्चा है जो इकोनॉमी करना चाह रही है एग्जिस्टिंग इनकम लेवल पर। Hence, aggregate expenditure is equal to aggregate demand. ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर प्लान्ड एक्सपेंडिचर है जो इकोनॉमी करना चाह रही है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है। क्या एग्रीगेट डिमांड को हम मार्केट डिमांड भी कह सकते हैं? नो, यू कैन नॉट से दैट, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड होती है और मार्केट डिमांड पूरी इकोनॉमी में एक कमोडिटी की डिमांड होती है। लेट्स स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। The various components of aggregate demand are first, private consumption expenditure, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ये वो टोटल एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड्स करना चाहते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। सेकंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये वो टोटल एक्सपेंडिचर है जो प्राइवेट फर्म्स करना चाहते हैं कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। नोट 1 पॉइंट, हम सारे चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस एज्यूम करेंगे, मींस ये इनकम से अफेक्ट नहीं होगा। चाहे इनकम बढ़े या कम हो, इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा। मींस इन्वेस्टमेंट हर इनकम लेवल पर बिल्कुल सेम रहेगा। नाउ थर्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये वो टोटल एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करना चाहती है कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए और कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए। मींस गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों करती है। फोर्थ, नेट एक्सपोर्ट्स, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स फॉरेन कंट्रीज की डिमांड इंडिकेट करती है डोमेस्टिक गुड्स के लिए और इंपोर्ट्स रेसिडेंट्स की डिमांड इंडिकेट करती हैं फॉरेन गुड्स के लिए। Hence, net exports is equal to exports minus imports. इस चैप्टर में हम एग्रीगेट डिमांड को 2 सेक्टर मॉडल के अंदर समझेंगे। 2 सेक्टर मॉडल मींस इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। हाउस होल्ड्स की डिमांड कंजप्शन एक्सपेंडिचर और फर्म्स की डिमांड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड होगी C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। लेट्स हैव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ AD। एग्रीगेट डिमांड इनकम लेवल पर डिपेंड करती है। अगर लोगों के पास इनकम ज्यादा होती है तो वो ज्यादा खर्च करने की सोचते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं इनकम ज्यादा होती है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है, और अगर इनकम कम होती है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कम होता है। Let us understand this with the help of this table. हम जानते हैं एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का सम होता है, तो जो कंजप्शन का कर्व होगा और इन्वेस्टमेंट का कर्व होगा उसे मिलाकर ही एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनेगा।
इस टेबल में अलग अलग इनकम लेवल पर एग्रीगेट डिमांड बताई गई है। इस टेबल के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। एक्स एक्सिस पर हम इनकम को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम एग्रीगेट डिमांड को डिनोट करते हैं। कंजप्शन का स्लोप कुछ ऐसा होगा अलग अलग इनकम लेवल पर। सेकंड, जो इन्वेस्टमेंट का स्लोप होगा वो ऑटोनॉमस होगा, तो ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। मींस ये इनकम चेंज होने से भी चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, हेंस इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों स्लोप का जो सम होगा वो होगा एग्रीगेट डिमांड का स्लोप। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस टेबल। यहाँ पर एक चीज जो हमने नोटिस की वो ये कि जीरो इनकम लेवल पर भी कुछ कंजप्शन हो रहा है। ये जो कंजप्शन है इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं सी बार से। ये कंजप्शन होता है पुरानी सेविंग्स से, जिसको हम डिसेविंग्स कहते हैं, क्योंकि हर इंसान को जीने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे तो करने ही होते हैं बेसिक नीड्स के लिए, इसीलिए कभी भी कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता है। Hence, there is positive consumption even when income level is zero। और जो कंजप्शन कर्व का स्लोप है वो अपवर्ड है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनकम तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन उस हिसाब से कंजप्शन इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि एक लेवल पर आकर इंसान की सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं और वो सेव करने लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई मीन्स फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू जो सारे प्रोड्यूसर्स बेचना चाहते हैं इकोनॉमी में। मतलब ये तो फिर नेशनल इनकम हुई इकोनॉमी की, क्योंकि इन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ जाएगी जो उनकी फैक्टर इनकम होगी, और इन्हीं फैक्टर इनकम के सम को हम नेशनल इनकम कहते हैं, क्योंकि ये वो वैल्यू होती है जो एक इंडिविजुअल ने इकोनॉमी में ऐड की है। तो हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई को हम AS से डिनोट करते हैं। जो इनकम मिलती है लोगों को वो या तो खर्च कर देते हैं या सेव कर लेते हैं। Hence, Y is equal to consumption plus saving, C for consumption and S for saving. And national income is equal to aggregate supply is equal to consumption plus saving. Let's have a diagrammatic representation of aggregate supply. एग्रीगेट सप्लाई कर्व और नेशनल इनकम कर्व दोनों कोइंसाइड करते हैं, मींस एक के ऊपर एक। हम इसे एक टेबल के थ्रू समझेंगे। इनकम को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और कंजप्शन और सेविंग को वाई एक्सिस पर। इसका कर्व एक 45 डिग्री लाइन है जो एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट करती है। y is equal to AS। Now, next topic is consumption function, propensity to consume। कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो पार्ट है नेशनल इनकम का जो हम स्पेंड कर देते हैं गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए।
कंजप्शन फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कंजप्शन और इनकम के बीच में। C is equal to FY। ये कंजप्शन फंक्शन हर इनकम लेवल पर हाउसहोल्ड्स की विलिंगनेस बताता है गुड्स और सर्विसेज परचेज करने की। Let us understand this with a table. And the graph for this table is ऑटोनॉमस कंजप्शन जो होगा वो पुरानी सेविंग्स को यूज करके होगा। Hence, this part will represent this saving. जिस पॉइंट पर कंजप्शन कर्व और इनकम कर्व मीट करते हैं उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर कंजप्शन और इनकम दोनों इक्वल होते हैं, मींस इस पॉइंट पर नो सेविंग्स। इसके बाद कंजप्शन कम होता जाता है इनकम के कंपैरिजन में, तो ये शो करता है कि इकोनॉमी में अब सेविंग्स हो रही हैं। नाउ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC। सेकेंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशियो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम लेवल का। APC इज इक्वल टू कंजप्शन अपॉन इनकम। Let us understand average propensity to consume with the help of the schedule and diagram. APC जब 1 से ज्यादा होता है तब कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होता है। जब APC की वैल्यू 1 होती है तब इनकम और कंजप्शन इक्वल होते हैं। जब APC की वैल्यू 1 से कम होती है तब कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होता है इनकम से, और APC की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है क्योंकि कभी भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर 0 नहीं हो सकता है। नाउ सेकेंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी रेशियो बताता है कि कैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू चेंज होती है इनकम के चेंज होने से। Hence, MPC is equal to change in consumption expenditure upon change in income. Let us understand MPC with the help of the schedule and diagram. This is the schedule. This is the diagram for this schedule. जब इनकम 0 करोड़ थी तब कंजप्शन एक्सपेंडिचर 40 करोड़ था। फिर जब इनकम 100 करोड़ हुई तब कंजप्शन भी 120 करोड़ हो गया। तो जो चेंज आया इनकम में 0 से 100 करोड़ का और कंजप्शन में 40 करोड़ से 120 करोड़ का, उनके रेशियो को ही हम MPC कहते हैं। MPC is equal to डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम क्या इक्वल हो सकते हैं? यस, जब इकोनॉमी में सेविंग्स ही ना हो तब ये इक्वल होंगे, तो फिर MPC की वैल्यू होगी 1। और जब इकोनॉमी में सारी इनकम चेंज को सेव कर लिया जाए तो चेंज इन कंजप्शन 0 होगा, तो फिर उस सिचुएशन में MPC की वैल्यू होगी 0। MPC की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के
बीच में ही होगी। Have a look at the comparison of APC and MPC. APC कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो होता है, लेकिन MPC चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम का रेशियो होता है। APC 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन MPC कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि चेंज इन कंजप्शन कभी चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। APC is equal to C upon Y. MPC is equal to delta C upon delta Y. Now, जैसे कंजप्शन फंक्शन होता है, वैसे ही सेविंग फंक्शन भी होता है, जिसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। सेविंग्स इनकम का वो पार्ट है जो हाउसहोल्ड्स बचा कर रखते हैं अपने पास। सेविंग फंक्शन में फंक्शनल रिलेशनशिप बताया गया है कि कैसे सेविंग्स की वैल्यू नेशनल इनकम पर डिपेंड करती है। S is equal to FY. Let us understand the saving function with the help of the table. ये इनकम है, ये कंजप्शन है और ये सेविंग्स है, और इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा। जो ऑटोनोमस कंजप्शन हुआ है वो सेविंग्स को निकाल कर किया गया है, इसलिए ये पार्ट शो करता है डिस सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग्स 0 होती हैं, क्योंकि कंजप्शन और इनकम दोनों इक्वल होते हैं। सेविंग कर्व पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे सेविंग्स इंक्रीज होती हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव के भी 2 टाइप्स हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव APS, सेकंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेशियो बताता है सेविंग्स का इनकम लेवल से। APS equal to savings upon income, S upon Y. Let us understand this with a table. This is income, this is savings, and APS will be this. The graph for this table will be APS is equal to S upon Y. सेविंग्स है OR और इनकम है OY. Hence, APS is equal to OR upon OY. क्या APS कभी 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि कभी सेविंग्स इनकम से ज्यादा हो ही नहीं सकती हैं, और ये 1 के बराबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी में जीने के लिए सबको कुछ ना कुछ कंजप्शन एक्सपेंडिचर करना ही होता है। तो जो सेविंग्स होती हैं वो कभी इनकम के बराबर नहीं हो सकती हैं। हेंस APS की वैल्यू कभी 1 भी नहीं हो सकती है। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS। MPS भी रेशियो बताता है कि कैसे सेविंग्स चेंज होती हैं इनकम लेवल चेंज होने से। नाउ MPS को स्केड्यूल और टेबल से समझते हैं। दिस इज द स्केड्यूल ऑफ MPS एंड दिस इज द ग्राफ फॉर दिस स्केड्यूल। जब इनकम 0 थी तब सेविंग्स -40 थी। फिर जब इनकम 100 हुई तो सेविंग्स -20 हो गई। चेंज इन इनकम होगी 100 - 0 100, और चेंज इन सेविंग्स होगी -20 - -40। Hence, change in savings is equal to
20। MPS की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एक दूसरे से रिलेटेड हैं? Let's study this. APC होता है C/Y और APS होता है S/Y और y is equal to C+S होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास आएगा C+S/y और y को तो हम C+S लिख सकते हैं। Hence y is equal to C+S/C+S means 1। तो APS plus APC का सम होगा 1, क्योंकि इनकम का पार्ट या तो कंज्यूम होगा या तो सेव होगा, इसीलिए इन दोनों का सम भी 1 होता है। Hence, नेशनल इनकम इज इक्वल टू APS plus APC। Similarly, let us understand the relationship between MPC and MPS. We know change in income is equal to change in consumption plus change in saving. Divide all these with change in income. Look carefully. This is MPC and this is MPS. Hence, MPC plus MPS is equal to 1. इन दोनों का सम 1 इसलिए होता है क्योंकि जो इनकम में चेंज आया है वो या तो कंजप्शन में हो जाएगा या तो सेविंग में हो जाएगा, इसीलिए MPC और MPS का सम 1 होता है। The most important thing, equation for consumption function. कंजप्शन में सबसे पहले होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। फिर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है और इसको क्या बोलते हैं हम? MPC। इसका मल्टीप्लाई अगर हम इनकम से कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इंड्यूस्ड कंजप्शन। सो C is equal to C bar plus MPC Y। MPC को हम B से डिनोट करते हैं, so the equation for consumption function is equal to C bar plus B by। बार से इंडिकेट करता है कंजप्शन जो इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता है और B into Y इंडिकेट करता है इंड्यूस्ड कंजप्शन मींस कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो चेंज होता है इनकम के चेंज से। Now equation for saving function. Saving plus consumption is equal to income. Hence, saving is equal to income minus consumption. C को अभी हमने डेराइव किया है, उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। S is equal to Y minus C bar minus BY. S is equal to minus C plus Y minus BY. Y को हम कॉमन लेंगे अब। S is equal to minus C plus Y in the bracket 1 minus B। B MPC है और 1 minus MPC क्या होता है? MPS। Hence, saving function होगा minus C bar plus MPS Y और minus C bar plus 1 minus BY। Next, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट मींस होता है वो एक्सपेंडिचर जो न्यू कैपिटल असेट्स जैसे मशीन्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के 2 टाइप्स हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट।
इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से की जाती है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है, ये इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती जाती है। इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा, जैसे इनकम इंक्रीज हुई वैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। नाउ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम से अफेक्ट नहीं होती हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट करती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज पर। Have a look at the difference between induced investment and autonomous investment. Induced investments profit motive से की जाती हैं और autonomous investments social welfare के लिए की जाती हैं। Induced investments income elastic होती हैं, means इनकम के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है और इनकम कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होती है। लेकिन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पर इनकम का कोई इफेक्ट नहीं होता है, हेंस इट इज इनकम इनइलास्टिक। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का स्लोप अपवर्ड होता है और वहीं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का स्लोप एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी में जहां जो लोग काम करना चाहते हैं दिए गए पैसों के लिए उन सबको वर्क मिले बिना किसी परेशानी के। सेकंड, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां जो लोग काम करना चाहते हैं दिए गए पैसों के लिए उन्हें काम ना मिले। नाउ इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं। मींस AD is equal to AS, AD is equal to consumption plus investment और AS is equal to consumption plus savings. Hence, consumption plus savings is equal to consumption plus investment. Hence, I is equal to S, investment equal to saving। मतलब जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होंगी तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल डेराइव करने के लिए दो अप्रोचेस बनाए गए। फर्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड अप्रोच। सेकंड, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इक्विलिब्रियम आउटपुट डेराइव करने से पहले कुछ assumptions हैं। First, the determination of equilibrium output is to be studied in the context of two-sector model. Means two-sector model से हम equilibrium level बता रहे हैं। Second, it is assumed that investment expenditure is autonomous. Investment expenditure autonomous होगा, means ये income से change नहीं होगा। Third, price level is assumed to remain constant. Price level fix ही रहेगी, change नहीं होगी। Now first, aggregate demand और aggregate supply approach. Keynesian theory के हिसाब से equilibrium level of income तब होता है जब aggregate demand और aggregate supply equal होते हैं। AD को हम C plus I कर्व से डिटरमाइन करते हैं और टोटल आउटपुट मींस टोटल सप्लाई को हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व से डिटरमाइन करते हैं जो 45 डिग्री लाइन होती है। Let us study the equilibrium level with the schedule and diagram. जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व मीट करते हैं वहाँ AD इक्वल टू AS होता है और इसे ही इक्विलिब्रियम कहते हैं और इस पॉइंट पर जो इनकम होती है उसे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। नाउ सेकंड अप्रोच, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जब प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होती हैं तब उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन होती है। Let us understand this with the help of schedule and a diagram. सेविंग कर्व
will be like this and investment curve will be like this. जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट करते हैं वहां सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है और इस पॉइंट पर जो इनकम होती है वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होती है। इक्विलिब्रियम लेवल भी 3 टाइप्स से हो सकता है। फर्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सेकंड, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, थर्ड, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब AD और AS इक्वल होते हैं तब उसे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। मींस इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर अचीव हुआ है जब पूरी तरीके से इकोनॉमी में सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। सेकंड, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऐसी सिचुएशन में हो जहां जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम ना मिले, मींस अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में, तो उसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ थर्ड, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो और अभी इकोनॉमी में वर्कर्स की और जरूरत हो, मींस पूरी तरीके से सारे लोगों को वर्क मिल चुका है लेकिन तब भी वर्कर्स की और जरूरत है और इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जनरेशन और इंक्रीज हो जाती है। मल्टीप्लायर इसी रिलेशनशिप को बताता है। मल्टीप्लायर को हम K से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लायर एक रेशियो है जो बताता है कि नेशनल इनकम कैसे चेंज होती है इन्वेस्टमेंट चेंज होने से। हेंस K is equal to डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। मल्टीप्लायर के टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, K is equal to 1 minus MPC, K is equal to 1 upon MPS. Now, excess demand and deficient demand. What is excess demand? Excess demand एक ऐसी सिचुएशन है जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है जबकि इकोनॉमी में सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। मींस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है तो इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। नाउ व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है और इकोनॉमी में सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। मींस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। मींस इकोनॉमी में गुड्स की डिमांड कम है अभी। The important things that we need to learn from this chapter are as follows. First, aggregate demand is equal to consumption plus investment plus government expenditure plus net exports, जिसको हम X minus M से रिप्रेजेंट करते हैं। X means exports और M means imports। लेकिन हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी ली है इसलिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सेकंड, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। जो एग्रीगेट सप्लाई है नेशन की वो नेशनल इनकम के बराबर होगी। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू Y इक्वल टू C प्लस S। थर्ड पॉइंट, APC plus APS is equal to 1। फोर्थ, APC की वैल्यू कभी भी नेगेटिव या 1 से कम नहीं हो सकती है क्योंकि कभी भी कंजप्शन नेगेटिव या 1 से कम हो नहीं सकता है क्योंकि हर इंसान को बेसिक नीड्स होती हैं। फिफ्थ पॉइंट, APS की वैल्यू कभी 1
या 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी भी कोई पर्सन अपनी इनकम से ज्यादा सेव नहीं कर सकता है और इनकम के बराबर भी सेव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ कंजप्शन एक्सपेंडिचर उस इनकम से करना होगा अपने सर्वाइवल के लिए। इसीलिए कभी भी सेविंग्स इनकम के बराबर नहीं हो सकती हैं। हेंस एपीएस की वैल्यू कभी 1 या 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती है। 6th पॉइंट, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। 7th पॉइंट, एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। नाउ 8th पॉइंट, एमपीएस की भी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। 9th पॉइंट, equation for consumption function is equal to C is equal to C bar plus Vy. Now 10th point, equation for saving function S is equal to minus C bar plus 1 minus Vy. S is equal to minus C bar plus MPS Y. Now 11th point, investment multiplier को हम K से डिनोट करते हैं एंड K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। और इसका दूसरा फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC और तीसरा फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। If APC of an economy is 0.8, what should be saving at an income level of 2000 crores? इस क्वेश्चन को पढ़ के हम सबसे पहले गिवन थिंग्स लिखेंगे। हमें एपीसी की वैल्यू दी है which is 0.8 और हमें इनकम की वैल्यू भी दी है which is equal to 2000 crores और हमसे पूछा है सेविंग्स कितनी है और हम जानते हैं सेविंग्स और इनकम का रिलेशन तो एपीएस से होता है और एपीसी की वैल्यू हमें गिवन है। हम एपीसी की वैल्यू से एपीएस की वैल्यू निकाल लेंगे। हेंस एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। हेंस एपीएस इज इक्वल टू 0.2 एंड एपीएस इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम। हम इसको इक्वल में रखेंगे एंड द सेविंग्स आर ऑफ 400 crores. Next question. If MPC is 1/3 of MPS and consumption at zero level of national income is 40 crores, derive the consumption function and saving function. सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो MPC है वो 1/3 है MPS के और हम जानते हैं MPC और MPS का सम 1 होता है। सो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। हम MPC की जगह 1/3 MPS लिख देंगे। हेंस 1/3 MPS प्लस MPS इज इक्वल टू 1। We get MPS equal to 3/4 equal to 0.75। अगर MPS 0.75 है तो MPC होगा 0.25। इसके अलावा हमें कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम भी दिया है जो होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन मींस C बार। हेंस C बार इज इक्वल टू 40 करोड़ और कंजप्शन फंक्शन होता है C बार प्लस BY। C बार इज इक्वल टू 40 और B होती है MPC मींस B इज इक्वल टू 0.25। Hence consumption function is C equal to 40 plus 0.25 by और सेविंग फंक्शन होता है S इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। माइनस C बार इक्वल टू माइनस 40 और 1 माइनस B होता है MPS और MPS की वैल्यू है
0.75, hence saving function होगा s equal to -40 plus 0.75y. Now question third. In an economy, income generated is 4 times the increase in investment expenditure. Calculate the value of MPC and MPS. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से जो इनकम है वो 4 गुना बढ़ गई है। हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्टली मल्टीप्लायर की वैल्यू बताई गई है। सो K इज इक्वल टू 4 और हमसे MPC और MPS की वैल्यू पूछी गई है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। 4 is equal to 1/1 minus MPC. Hence, 1 minus MPC equal to 1/4. MPC equal to 3/4 equal to 0.75 और MPS plus MPC equal to 1 होता है। So, MPS plus 0.75 equal to 1. Hence, MPS equal to 0.25.